हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो हमने कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, तो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक सिटीजनशिप। तो 5-6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं आपकी कंप्लीट पॉलिटी में, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे इस क्लास के तरफ, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। तो बढ़ते हैं आज सिटीजनशिप के टॉपिक में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसमें क्वेश्चन जनरली फंस जाता है। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप हमेशा कनेक्ट रहा करो, क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट वहाँ पे होते हैं। ये जो क्लास का लेक्चर होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे आप कनेक्ट रह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप से। तो बच्चे, सिटीजनशिप क्या है? नागरिकता जिसे हम कहते हैं। हम अपने देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप हमारे कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ देखने को हमें मिलती है। आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक, 5 to 11, ये हमारे डील करते हैं सिटीजनशिप के साथ। अब 5 से 11 क्या है, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन स्टार्टिंग 5 to 11 है क्या वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? ऐसी सिटीजनशिप जब हमारा संविधान लागू किया गया था, दैट इज एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बन गया, लागू कर दिया, उसके बाद सिटीजनशिप की जो बातें आती हैं आर्टिकल नंबर 5 में देखने को हमें मिलती हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि ऐसे लोग जो इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान में, और उनके क्या राइट्स हैं सिटीजनशिप के लिए, वो डील करता है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि ऐसे राइट्स सिटीजनशिप के जो पाकिस्तान माइग्रेट कर चुके हैं। सर ये तो दोनों एक सेम में बोल दिए, लेकिन उल्टा है। उल्टा कैसे है? 6 में हम बात करते हैं कि ये लोग जो आए हैं पाकिस्तान से आए हैं, 7 में हम बात करते हैं जो पाकिस्तान गए हैं। पॉइंट समझो। 6 में क्या कहता है? राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस आ गया बच्चे यहां पे, ठीक है। एक 6 वाला आर्टिकल बात करता है जो पाकिस्तान से आए हैं, 7 वाला बात करता है जो पाकिस्तान गए हैं। 8 नंबर आर्टिकल बात करता है ऐसे सिटीजन्स की, ऐसे लोगों की इंडियन ओरिजिन के जो बाहर रहते हैं, आउटसाइड इंडिया रहते हैं। पाकिस्तान की बात नहीं चल रही यहां पे, आउटसाइड इंडिया की बात चल रही है। 9वां आर्टिकल बात करता है कि अगर कोई पर्सन दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो अपनी मर्जी से हमारे भारत देश की सिटीजनशिप छोड़ रहा है, ठीक है, और दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप ले रहा है, तो वो वॉलंटरी एक्विजिशन की बात चलते हैं, तो 9वें नंबर आर्टिकल में आती है। और 10वें में बात करता है कि अगर आपने हमारे भारत देश की जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू अगर आप रख रहे हैं, तो उसका कंटिन्यूशन राइट्स का, आपके सिटीजनशिप के राइट्स का वो कंटिन्यूशन आर्टिकल नंबर 10 में देखने को हमें मिलता है। और 11 में बात क्या करते हैं कि पार्लियामेंट के पास ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं, ऐसे कानून हैं जो वो सिटीजनशिप के लिए बना सकते हैं। तो हमने 5 से 11 डिस्कस किया बच्चे। तो 5 में बात करता है जब हमारा संविधान बना, लागू किया गया, उस टाइम सिटीजनशिप के राइट। नंबर 5। नंबर 6 जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। नंबर 7 जो पाकिस्तान गए हैं। नंबर 8। नंबर 9 बात करता है जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन स्टेट में रह रहे हैं। 10वां ये बात करता है कि जो हमारे सिटीजनशिप है उसका कॉन्टिन्यूशन, उसके राइट्स कॉन्टिन्यूशन में। 11 नंबर बात करता है पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है हमारे सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं, उन चीजों को रेगुलेट कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 5 से 11 बात करता है हमारे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। अब बात यह है कि जो सिटीजनशिप है इंडिया के लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं सिटीजन्स, एक हम कहते हैं एलियंस। पॉइंट समझ आया? सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन वो बच्चे होते हैं जो हमारे भारत देश के इंडियन सिटीजन है, और उनको पूरे के पूरे पॉलिटिकल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में वोट कर सकते हैं एंड ऑल, और पूरे के पूरे सिविलियन और पॉलिटिकल राइट्स देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम एलियंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ एलियंस की बात करते हैं, इनके पास ना तो कोई सिविल राइट होता है, ना ही इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट होता है। अब जो ये एलियंस होते हैं ये 2 तरीके के हैं। एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जो हमारे भारत देश के, मतलब उन सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्री दैट हैव कॉर्डियल रिलेशन विद द इंडिया, मतलब
बाहर के देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो उनके जो लोग इधर आएंगे तो उनको फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। और कोई इंडिया को अपना दुश्मन मानता है तो हमारे देश के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा होगा तो वो हो जाएंगे एनिमी एलियंस। पॉइंट समझ आया? तो यहां पे उनको जो है कोई राइट्स नहीं होगा और उनको जो है यहां पे हम कैद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दे डू नॉट एंजॉय द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें पता लग गया कि ये बंदा हमारे देश की एक्टिविटी के अगेंस्ट या हमारे देश के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको हम डिटेन कर सकते हैं आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग, और उसको हम डिटेन करेंगे और मतलब हम उसको डिटेन करेंगे करके रखेंगे और वो 3 महीने तक रखते हैं। ये आर्टिकल 22 एंड ऑल जो है हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम उसको डिटेन करके रख सकते हैं अगर वो हमारे भारत देश के अगेंस्ट काम कर रहा है और एनिमी एलियन है वो, ठीक है। बात करते हैं यहां पे कुछ ऐसे राइट्स जो भारत के सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। बच्चे ये जो हैं, ये 5 जो आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अगेन फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक आएगा तो उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। 15 जो करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ। और 16 नंबर बात करता है कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। 19 नंबर बात करता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन वगैरह करना। एंड 29 और 30 है आपके कल्चरल और एजुकेशन राइट। जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो अपने कल्चरल और एजुकेशन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये 5 जो आर्टिकल्स हैं बच्चे ये आपके फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? दैट इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने बात करी थी कि एलियंस होते हैं और एक सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन्स को कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं, जैसे कि आप अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, और आप पब्लिक ऑफिसेज को संभाल सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट के गवर्नर बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। तो ये वाले जो राइट्स हैं ये भी हमारे इंडियन सिटीजन्स के पास देखने को में मिलते हैं, 6 और 7। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो 5 पहले 5 हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरे जो हैं नॉर्मल राइट्स हैं आपके, कि हाँ ये इंडियन सिटीजन्स को ही मिलते हैं। गॉट इट? अब यहां पे ध्यान से समझना है क्योंकि देखो सिटीजनशिप का टॉपिक है, इसको एक एक लाइन पढ़नी भी पड़ेगी हमें, फिर उसका मतलब समझना पड़ेगा, फिर उसका क्रक्स निकालेंगे। ध्यान से समझिए, इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ, अगर यहां पे जन्म लिया है, एज वेल एज द नेचुरलाइज सिटीजन, मतलब कोई बाहर के देश का बंदा था यहां पे आके रहने लग गया और कुछ टाइम में 7 सालों के बाद जो है वो इंडिया का सिटीजन बन गया, तो वो बंदा जो है वो एलिजिबल है राष्ट्रपति बनने के लिए। मतलब वो कोई दूसरे देश का बंदा बन सकता है राष्ट्रपति? यस, अगर वो नेचुरलाइज पर्सन है हमारे भारत देश में। लेकिन यूएस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई बंदा जन्म लिया हुआ है यूएस में तो वो ही आपका राष्ट्रपति बनेगा वहां पे। दैट मींस नेचुरलाइज सिटीजन जो है वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की अगर बात करते हैं 5 से 11 नंबर आर्टिकल्स की, ये ओनली आइडेंटिफाई करता है बच्चे उन भारत के देश के लोगों को, मतलब उसको सिटीजनशिप देने का जो हमारे भारत देश के सिटीजन बने हैं 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू किया गया था। जो भारत देश में थे उनको सिटीजनशिप का राइट दे दिया गया था यहां पे। और ये जो है उनके साथ डील नहीं करती जो प्रॉब्लम है एक्विजिशन की या लॉस ऑफ सिटीजन सब्सिक्वेंट टू द इट्स कमेंसमेंट। It empowers the parliament to enact a law to provide for such matter and any other matter relating to the citizenship। देखो बच्चे, ये जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में दी गई है कि यहां पे जो भारत का सिटीजन है वो वही है जब हमारा संविधान लागू हो गया, यानी कि 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर इसके साथ कोई भी रिलेट है, इसके साथ कुछ भी चीज रिलेट करती है, लेट सपोज कि कल को हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली और मतलब जहाँ भारत देश का सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो रही है, मतलब उसकी छीनी जा रही है, तो इनके साथ कोई चीज डील नहीं करती। और ये डील करते हैं उन चीजों के साथ कि हाँ जो 26 जनवरी 1950 को भारत के सिटीजन थे वो ही आपके अब सिटीजन बन चुके हैं जो भारत देश में थे। अगर इसमें कुछ भी कानून बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, वो पार्लियामेंट ही इस चीज को रेगुलेट करेगी, जो हमने आर्टिकल नंबर 11 भी पढ़ा था। तो पार्लियामेंट ही उस चीज को रेगुलेट करेगी अगर इसमें कुछ भी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। बात करते हैं कि यहां पे बहुत सारे सब्सिक्वेंट लॉज आए थे। पहली बात तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, फिर उसके बाद 86 आया, 92 आया,
2003, 2005 एंड 2015। फिर उसके बाद जो सिटीजनशिप एक्ट है आपका 1955 का, ये प्रोवाइड करता है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी भारत का सिटीजन बन सकती हैं। लेकिन बट दिस प्रोविजन वॉज रिपील्ड बाय सिटीजनशिप एक्ट 2003, मतलब इस चीज को अब हटा दिया गया। मतलब हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन हमने 1955 के एक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि जो कॉमनवेल्थ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश के अंडर कभी ना कभी रही हैं, तो उनके मेंबर्स भी हमारे भारत देश के मेंबर बन सकते हैं, यानी कि हम सिटीजनशिप दे देंगे। ऑल्दो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही सिटीजनशिप है, लेकिन हम उन लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं। बट अदरवाइज 2003 में यह प्रोविजन भी इन्होंने हटा दी कि हां यह चीज नहीं पॉसिबल है। बात करते हैं आगे कि यहां पे 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरी के पर्सन हैं जिनको सिटीजनशिप मिल सकती है। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू किया गया था तो 4 तरीके के पर्सन्स को यहां पे सिटीजनशिप मिली थी। वो कौन कौन से, किस टाइप के पर्सन्स हैं वो समझिए। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? अगर आपका डोमिसाइल इंडिया में है, यानी कि रेजिडेंट हो, यहां पे जन्म हुआ है आपका, ठीक है, या तो जन्म हुआ है, या तो आपके पेरेंट्स और को दोनों में से एक कोई भी भारत देश का है, या फिर आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन चुके हैं भारत देश में 5 इयर्स के लिए इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ कि यहां पे आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर आप भारत देश में जन्मे हैं, आपके माता पिता यहां के हैं, दोनों में से एक कोई भी हो, और अगर आप लोग जो हैं संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल नॉर्मल तरीके से आप इंडिया में आके रहने लग गए थे, तो आप भी भारत देश के सिटीजन बन जाएंगे। तो 5 साल ऑर्डिनरी पर्सन रेजिडेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप 5 सालों के लिए इंडिया में रहे थे तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? हमने बात क्या करी थी कि कुछ ऐसे पर्सन जो पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में, वो हमने बात किया था, क्योंकि 7 नंबर आर्टिकल वो बात क्या करता था कि जो भारत देश से पाकिस्तान गए हैं। आर्टिकल नंबर 6 बात क्या करता है बच्चे? ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India and also fulfilled any one of the 2 condition। ये क्या कहता है बच्चे कि अगर हमारे भारत देश का अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी कि इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, और अगर कुछ लोग जो हैं उनके माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, तो उन लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ये उन लोगों को मिलेंगी जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। वो क्या क्राइटेरिया हैं, ध्यान से समझिए। इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 ही हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। क्या मतलब, क्या हुआ कि अगर वो इंडिया में आ चुका है 19 जुलाई 1948 से पहले। अब एक चीज देखो बच्चे, अगर आप याद करेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल, देखो माउंटबेटन प्लान आया था 3 जुलाई 1947 को, सॉरी हाँ 3 जुलाई 1947 को, जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, मतलब माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इसने बोला था कि हम 15 अगस्त को आजाद करेंगे, 15 अगस्त 1947 को। फिर क्या हुआ था, 18 जुलाई 1947 को जो है आपका इस इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को यस हो गई थी, पार्लियामेंट में इन्होंने, जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, पास कर दिया था। तो उसके लिए ही इन्होंने बोला कि अगर आप लोग 19 जुलाई से पहले भारत देश में आ चुके हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। क्लियर? तभी इन्होंने क्या बोला है, 19 जुलाई 1948। बट यहां पे ध्यान रखना 18 जुलाई 1947 को बिल पास हुआ था इंडिया इंडिपेंडेंस का। यहां पे 47 है बच्चे, यहां पे 48 है, तो डेट आपको याद रहेगी अब कि 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पे मुहर लगी थी, साइन हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, 18 नहीं 19 जुलाई 1948, यानी कि 1 साल। अगर आप उससे पहले इंडिया में आ चुके थे तो आप भारत के नागरिक बन सकते थे। और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर द 19 जुलाई 1948 he had been as registered as a citizen of India, but a person could be so registered only if he has been resident in India for the 6 months preceding the date of his application for registration। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान से यहां आ रहे हैं तो 2 कंडीशन मीट करनी चाहिए, ठीक है।
चलो ठीक है, वो आपके पेरेंट्स होने चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, लेकिन उसके लिए भी आगे दो क्राइटेरिया बोल दिए कि 19 जुलाई 1948 तक आप भारत देश में रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए, मतलब एंटर कर जाने चाहिए, तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 19 जुलाई 1948 के बाद, उसके बाद इंडिया में आ रहे हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आ रहे हैं, तो आप लोगों को नॉर्मली रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो अगर आपने रजिस्टर कर दिया है कि हाँ मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो आप नॉर्मली 6 महीने पहले रहते होने चाहिए यहां पे। दैट मींस क्या बोल रहा है, बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन देने से पहले 6 महीने यहां पे एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रहता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये दो कंडीशन मीट होंगी आर्टिकल नंबर 6 में, अगर वो पाकिस्तान से आया है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7। ये हमने बात क्या करी थी, जो भारत के लोग पाकिस्तान जाएंगे, जब भारत के लोग पाकिस्तान गए हैं तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ध्यान से समझा। ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर द 1 मार्च 1947 but later returned to India for resettlement could become an Indian citizen. For this, he had to be resident in India for the 6 month preceding the date of his application for registration. क्या मतलब बना बच्चे, 1 मार्च 1947 तक, 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप भारत देश में आ गए हैं दोबारा से, आप एक बार पाकिस्तान चले गए, सेटिंग नहीं बैठी, पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए, 1 मार्च 1947 के बाद यहां पे आप नॉर्मल तरीके से रहने लगे, आपने 6 महीने रहा, 6 महीने नॉर्मल तरीके से रहे, 6 महीने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान गया था और 6 महीने मैं यहां पर रह चुका हूं, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि अगर आप यहां पे एक पर्सन कोई भी, जा उसके पेरेंट्स जा ग्रैंड पेरेंट्स हमारे भारत देश में अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे हैं, और बट हु इज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन। क्या समझो, उनके माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स यहां पे जन्मे हैं, लेकिन बट हु इज ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, बट वो बाहर रह रहे हैं, वो भी भारत का सिटीजन बन सकता है अगर वो रजिस्टर्ड कर दे एज ए सिटीजन बाय द डिप्लोमेटिक और consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution. Thus, this provision covers the overseas citizen who may want to acquire the Indian citizenship. क्या मतलब बना बच्चे, ये कह रहा है कि भारत देश का नागरिक था, ठीक है, उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स यहां पे जन्मे थे, लेकिन कहीं किसी कारणवश बाहर चले गए और वहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन के रहने लग गए, और वो वापस कहता है कि मैं यहां पे आना चाहता हूं, मैं इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे ये प्रोविजन जो है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले है, चाहे 26 जनवरी 1950 के बाद है, तो वो हमारे भारत देश में सिटीजन बन सकता है और उसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजेंगे। इसके लिए आपको मिलना क्या, कहां पे मिलना पड़ेगा, जो डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का उस देश के अंदर जिस देश में वो रह रहा है। यानी कि जैसे हमारी एम्बेसीज होती है ना, लेट्स सपोज मैं यूएस में रह रहा हूं, तो मैंने बोला कि मैं इंडिया का सिटीजन था और मेरे पेरेंट्स यहाँ के थे, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के थे, मैं इंडिया वापस आना चाहता हूं, मैं इंडिया में रहना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यूएस में जाके जो एम्बेसी है वहां पे काउंसलर है, डिप्लोमेटिक जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं उनसे मैं मिलूंगा और उनको मिलकर कहूंगा कि मैं भारत में जाना चाहता हूं, तो वो मुझे हाँ जब बोल देंगे तो मैं भारत देश में चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 8 में बात करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, 6, 7, 8 समझ में आ गए डिटेल में अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बात बच्चे क्या बात करता है, हमने कहा था कि अगर वो दूसरे देश का सिटीजन बन चुका है तो वो वॉलंटरी अपने देश की सिटीजनशिप खो सकता है, यही बात करेगा। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर दूसरे देश की सिटीजनशिप वो ले चुका है,
तो ये आर्टिकल 9 में आता है। आर्टिकल 10 में हम अगर हम बात करें, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन बट प्रोविजन बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। भाई आप अपने भारत देश के सिटीजन रह सकते हैं अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया है। अगर सिटीजनशिप के लिए मतलब कॉन्टिन्यूशन अगर को रखनी है, अगर कॉन्टिन्यूशन किसी पर्सन को भी कॉन्टिन्यूशन में बोला जाएगा कि नहीं ये भारत का सिटीजन है, तो वो पार्लियामेंट ही करेगी। अगर पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कानून कोई बनाना है, लॉ बनाना है, नई चीज बनानी है, वो आर्टिकल नंबर 11 में लिखी गई है कि हां यहां पे आप जो है किसी पर्सन, अगर किसी पर्सन ने जो है चाहे दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है तो उसको हटाना है, टर्मिनेट करना है, और जो है अगर कोई फॉरेन प्रॉपर्टी को हमने एक्वायर कर लिया तो उस देश के लोग हमारे भारत देश के लोग बन जाएंगे। इसके रिलेटेड सारे कानून कौन बनाएगा? हमारी पार्लियामेंट बनाएगी अंडर आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। पॉइंट समझ में आया? तो ये सारी बातें जो हैं यहां पे देखने को हमें मिलती हैं। चलिए अब बात बच्चे यहां पे आती है, हम अपने भारत देश की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग एक वर्ड याद रखना, ब्रांड। क्या वर्ड याद रखना है? ब्रांड। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। मतलब अगर मैं जन्मा हूं यहां पे, ठीक है, अगर मैंने बाहर में रह रहा था, मैंने आके रजिस्टर कर लिया यहाँ पे और रजिस्टर पढ़ लिया ना हमने कि हाँ यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से रहो, 6 महीने रहो और उसके बाद अप्लाई कर दो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फॉरेन देश की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया तो उस देश के लोग जो है हमारे लोग बन जाएंगे, ठीक है। नेचुरलाइजेशन आपको 7 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। डिसेंट मतलब यहाँ पे माँ बाप ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे जन्मे हैं। तो ये ब्रांड वर्ड से हम यहाँ पे बात करते हैं बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। अब एक जो है स्पेशल प्रोविजन दी गई है आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में डाला गया था। आसाम अकॉर्ड जो फॉरनर्स जो असम का इशू है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि फॉरनर असम का इशू क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो लोग असम में आ चुके हैं तो उनको भी हम भारत का नागरिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1985 के अकॉर्डिंग बात करी है। चलिए अब बात बच्चे यहां पे आती है कि हमने बात करी कि यहां पे बाय बर्थ। अब बर्थ कैसे? अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 या फिर 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुआ है बाय बर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट, मतलब चाहे उसके मां बाप कहीं और के भी हों और भारत देश में वो जन्मा है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, तो उसको भारत देश का नागरिक बोला जाएगा। अगर कोई पर्सन 1 जुलाई 1987 को जन्मा है या इसके बाद जन्मा है तो हम उसको सिटीजन ऑफ इंडिया तब ही बोलेंगे अगर उसके मां बाप में से एक यहां पे हमारे भारत देश में जन्मे हैं। क्या मतलब हुआ? यूएस का बंदा है, यूएस के पेरेंट्स हैं, ठीक है, मां बाप हैं और इंडिया में आ गए और यहां पे बच्चा पैदा हो गया 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो यूएस का बंदा इंडिया सिटीजनशिप ले लेगा, वो बच्चा ले लेगा। अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा है भारत देश में, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया यह है कि उसके पेरेंट्स यहां के होने चाहिए, तब उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो दोनों क्राइटेरिया हैं बाय बर्थ के अकॉर्डिंग। समझ आया? अगर कोई बच्चा इंडिया में जन्मा है 3 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 2004 के बाद, अगर यहां पे 3 दिसंबर 2004 के बाद या 3 दिसंबर 2004 को जन्मा है तो उसमें हम उसको सिटीजनशिप तभी देंगे अगर उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं सिटीजन हैं, या फिर दोनों में से एक जो है आपका सिटीजन है और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे। क्या मतलब बना बच्चे? क्या मतलब बना? देखो इन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, है ना, कोई बाहर का बंदा है, यूएस का बंदा है, तो यूएस का बंदा इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है अगर उसका जन्म यहां पे हुआ है। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर वो जन्मा है, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा है तो उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो यहां पे भारत में जन्मा होना चाहिए। और ये कह रहा है 3 दिसंबर 2004 कि दोनों पेरेंट्स यहां के होने चाहिए। दोनों अगर नहीं भी हैं तो एक तो होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए कि हां कोई वहां कहीं से दूसरे देश से इलीगली यहां पे आ गया। द चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट्स,
जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, मतलब यूएस की एम्बेसी यहाँ पे है वगैरह वगैरह, तो फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन द इंडिया एंड एनी एलियंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर बाहर के जो एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स इंडिया में लगे हुए हैं उनका बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाए तो उनको हम यहाँ पे बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं देते, ना ही एनिमी एलियंस को सिटीजनशिप देते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया बाय बर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि बाहर का बंदा इंडिया का बंदा कैसे बन सकता है और इंडिया का बंदा है और बाहर रह रहा है तो कैसे बन सकता है। सारे क्राइटेरिया हमने यहां पे बात कर ली है, यहां पे क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, सो दिस इज द बाय बर्थ। नेक्स्ट ध्यान से समझो, बाय डिसेंट मतलब यहां के मां बाप होने चाहिए। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बाहर जन्मा है 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में, बाहर जन्मा है, सिटीजनशिप इंडिया का बन सकता है अगर उसके पिता जो हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे उसके एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक वो यहां पे जन्मा है। ठीक है, मतलब बाहर जन्मा है, फॉरेन कंट्री में जन्मा है, लेकिन वो फिर भी इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है लेकिन अगर उसके पिता भारत के सिटीजन थे बाय बर्थ। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना। ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बाहर जन्मा है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, तब भी उसके बच्चे को हम क्या कहेंगे? भारत का सिटीजन कहेंगे। कैसे? अगर उसका कोई भी पेरेंट वो भारत का सिटीजन होना चाहिए एट ए टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो ये भी क्राइटेरिया यही है। पहले मैं बोल दिया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक उसके पिता होने चाहिए यहां के सिटीजन, और अगर इसके बाद भी अगर जन्मा है तो कोई भी होना चाहिए। ध्यान से समझिए, 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई भी होना चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, मतलब अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा है तो उसको भारत का सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट ए इंडियन काउंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ और विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन सेड पीरियड। मतलब क्या हुआ? बाहर जन्मा है कब? 3 दिसंबर 2004 के बाद, तो आपको अपने बच्चे का नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा वही एम्बेसी में कि हाँ यार हमारा बच्चा जन्मा है तो ये भारत का सिटीजन ही होगा 3 दिसंबर 2004 के बाद। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? एम्बेसी के पास नाम लिखाना पड़ेगा और आपके पास टाइम होगा, उसके जन्म के 1 साल तक आपके पास टाइम होगा तो कि आप वहां पे जो है आप वहां पे उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर आपका 1 साल निकल गया, आपको पता नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ यार 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन हमने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, हमने कॉन्सुलेट को बताया ही नहीं है, हमने डिप्लोमेट्स को बताया ही नहीं है, एम्बेसी में बताया नहीं है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से उसको बता के सिटीजनशिप ले सकते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बर्थ ऑफ ए माइनर चाइल्ड to an Indian consulate shall be accompanied by an undertaking in writing from the parents of such minor child that he or she doesn't hold the passport of another country। ये बच्चा क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा है तो कोई छोटा बच्चा है उसके पास किसी और देश का जो है ये नहीं है, दैट इज पासपोर्ट नहीं है, तो वो बच्चा रजिस्टर्ड कर सकता है। यहाँ पे उसके पेरेंट से, दोनों पेरेंट से लिखवा के आपको लेना पड़ेगा, तब जाके उस बंदे को हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ उस माइनर चाइल्ड को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए। Further, a minor who is a citizen of India by virtue of the descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he doesn't renounce the citizenship or nationality of another country within the 6 months of his attaining the full age। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि दूसरे देश का सिटीजन है, नागरिकता भी है और आपने अपने देश की नागरिकता भी बरकरार रख सकते हो, और अगर वो 6 महीने तक इफ ही डजंट रिनाउंस द सिटीजनशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन द 6 मंथ, अगर वो जब उसकी फुल एज हो जाएगी, 18 साल का हो जाएगा, अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो अपनी दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़ता नहीं है तो वो भारत का सिटीजन, अगर वो छोड़ देता है तो सिटीजन बन जाएगा, नहीं छोड़ता तो नहीं होगा। तब तक आप नेशनलिटी ले सकते हो, लेकिन आपको अगेन वही सेम चीज है कि आपको आपके दोनों पेरेंट्स से लिखवा के डिप्लोमेट्स को देना पड़ेगा। अगर वो माइनर चाइल्ड फुल एज का हो जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई 18 साल का हो चुका है और दूसरे देश की सिटीजनशिप छोड़ दिया है 6 महीने के अंदर अंदर, तो आप भारत का सिटीजन बन सकते हो। तो दिस इज अ बाय डिसेंट। नेक्स्ट,
बाय रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ एनी पर्सन नॉट बीन एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही बिलोंग्स सर्टेन कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। क्या मतलब बना बच्चे, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि यहां पे आपने रजिस्टर किया है अपने आप को, क्या रजिस्टर किया है, हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर, 7 साल तक रहा है, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, 7 साल तक रहा है, जब अभी उसने रजिस्टर किया ही नहीं था, 7 साल तक रहा फिर अप्लाई किया। इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, अगर वो इंडिया में जन्मा है, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मा है, ठीक है, और बाहर देश में रह रहा है, तो आप रजिस्टर करके यहां पे आ सकते हो। ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब बाहर के देश के बंदे ने किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी करी है, तो यहां पे आपको अगेन 7 साल रहना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई करेंगे तो आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भाई माइनर चाइल्ड तो हमने डिस्कस किया ही था कि माइनर चाइल्ड रजिस्टर्ड कर सकता है 18 जब फुल एज आ जाएगी, और उससे पहले उसके पेरेंट्स से हमें लिखवा के लेना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया में 7 साल का टाइम होता है। अगर बाहर से कोई शादी करके यहां पे आया है, और अगर पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, बाहर रह रहा है, ठीक है, और वापस इंडिया में आ गया, इंडिया में जब आ गया तो 7 साल आपको रहना पड़ेगा, और 7 साल के बाद अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहां पे। तो ये आपको बात करता है। और अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, इंडिया पाकिस्तान जब था तो अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, तो यहां पे आगे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और भारत की नागरिकता आप ले सकते हो। तो दीज आर द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, अब यहां पे बच्चे ध्यान से समझो, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी रजिस्टर करके अपनी सिटीजनशिप ले सकता है। वही हमने बात करी थी 18 साल तक, तो 18 साल का हो गया तो आपको मतलब आप ले सकते हैं सिटीजनशिप। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया and is honorary resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। क्या मतलब बना बच्चे इसका, कि यहां पे आप जो है, जब हमारा संविधान ये जो बच्चा है वो फुल एज और कैपेसिटी यानी कि 18 साल का हो चुका है, और इनके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट यहां पे था, ठीक है, जहां अर्लियर सिटीजन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, आजादी से पहले के थे, इंडिया में वापस आप आ चुके हैं, और आपने यहां पे 12 महीने अपना टाइम स्पेंड कर दिया है, तो आप यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इसमें 12 महीने का क्राइटेरिया क्या है, कि यहां पे आप नॉर्मल रह रहे हैं, 12 महीने तक रहे, फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन क्राइटेरिया यहां पे क्या है, कि आप यहां के अनडिवाइडेड इंडिया के होने चाहिए, यानी कि इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठा था तब के होने चाहिए। तो आप नॉर्मल रहो 12 महीने के लिए, और 12 महीने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोगों को 7 साल का ही यहां पे रेजिडेंट बन के रहना पड़ेगा, तब जाके आप जो है सिटीजनशिप बन सकती है यहां पे। लेकिन अगर आप अनडिवाइडेड इंडिया के हो तो 12 महीने का मिनिमम टाइम है। क्लियर। नेक्स्ट, a person of full age and capacity who has been registered as a overseas citizen of India card holder for 5 years। देखो बच्चे क्या कह रहा है, अगर आप नॉर्मल तरीके से आप आके रजिस्टर करते हो तो 7 साल, अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है और आपके पास कार्ड है 5 साल तक का, कि हाँ आप रजिस्टर कर सकते हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो 5 साल तक, और यहां पे आप अपना आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड हु इज ऑनरी रेजिडेंट इन इंडिया और फॉर 12 मंथ्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। समझ आया, कि 5 साल तक आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन के रहे, फिर इंडिया में आ गए, इंडिया में आके आपने 12 महीने रहा, और फिर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। क्लियर हो गया तुम्हें, ठीक है। और ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इज इंडियन ऑरिजिन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज बॉर्न इन द अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15 अगस्त 1947। क्या कह रहा है, ए पर्सन जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है जब दोनों के पेरेंट्स, जो ईदर ऑफ हिज पेरेंट जो है अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे लिए हुए हैं और वो भारत का पार्ट बन चुके हैं आफ्टर द 15 अगस्त 1947। तो देखिए सीधी सी बात है, अनडिवाइडेड इंडिया के थे, जब 15 अगस्त 1947 के बाद यहां पे रह गए हो तो आप तो सिटीजन हुई हो, ठीक है ना। तो आप चाहे बाहर चले गए हो कैसे भी हो तो इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। तो ये पूरे क्राइटेरिया हैं किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करके रह सकते हो। देखो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन में जो मेन क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब पता होना चाहिए कि ऐसा है कि अगर आप नेचुरलाइज वे में नॉर्मल तरीके से आप यहां पे आके रह रहे हो तो आपको 7 साल रहना पड़ेगा। अगर आपके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है
ठीक है, या फिर आप माइनर बच्चे थे, आपकी 18 साल एज हो चुकी है, तो 18 साल एज हो चुकी है, माइनर बच्चे थे, बाहर रह रहे थे, छोटे बच्चे थे, बाहर रह रहे थे, वापस आ चुके हो इंडिया में, तो आप भी सिटीजन बन सकते हो। और ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है 5 साल के लिए रहा है बाहर, तो इनके लिए, दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको यहां पे आना पड़ेगा, 12 महीने रहना पड़ेगा, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 7 साल रहना पड़ेगा यहां पे। तो ये क्राइटेरिया है, यहां पे ध्यान रखना है। अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, बाहर का नागरिक था, मतलब हमारा भारत का नागरिक बाहर रह रहा है 5 साल के लिए और उसके पास कार्ड है, इंडिया में वापस आ गया, तो आपको 12 महीने रहना पड़ेगा और इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया बच्चे याद रखना, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप शादी करके यहां पे आ रहे हैं, 7 साल रह रहे हैं, या फिर ऑनरी रेजिडेंट हैं यहां से, ठीक है, कि 7 साल तक रह रहे हैं, तो भी आप जो है यहां पे इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। चलिए जी, तो 7 साल वाला क्राइटेरिया समझ में आ गया। नाउ इज द नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप नेचुरल वे में आके आप यहां पे आके रहने लगे और बस गए यहां पे, तो आप कैसे सिटीजन बन सकते हो, ध्यान से समझना है ये भी। He is not a subject or a citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming subject or citizen of that country by naturalization। कहने का मतलब क्या है, ना तो आप किसी देश की नागरिकता आपके पास है, ठीक है, ना तो आपको किसी देश की नागरिकता आपके पास है, ना ही इंडिया के बंदे को कोई बाहर रखना चाहता है, तो आप नेचुरल वे में आके इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। दूसरा, that he is a citizen of any country, बाहर के किसी देश का नागरिक है, he undertakes to renounce the citizenship of other country in the event of application for Indian citizenship being accepted। बाहर रह रहे थे, आपने वो छोड़ दी, भारत की नागरिकता ले ली, तो आप नेचुरल वे में इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। If he has either resided in India or been in the service of the government in India or partly the one and partly the other, जा तो इंडिया में रह रहा था, जा कुछ काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, सर्विस में था, और पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। क्या मतलब बना कि भाई आपने यहां पे रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हो, लेकिन आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप यहां पे इंडिया में आके रहने लगे, या फिर आप यहां पे वो है दैट इज क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो आप लोग कर क्या सकते हैं बच्चे, आप ये कर सकते हैं कि आप यहां पे रहो 12 महीने के लिए, आप एप्लीकेशन दो, तो नेचुरल वे में आप यहां पे सिटीजन बन जाएंगे। दैट ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months he is either resided in India or been in the service of the government of India or partly that the one and other for periods amounting in the aggregate of not less than 11 years। क्या मतलब बना बच्चे, ड्यूरिंग द 14 years, 14 साल तक, 14 years, during the 14 year immediately preceding the said period of 12 month। मतलब क्या हुआ कि आप, आज की बात चल रही है, आज, ठीक है, आज से पहले 12 महीने आप नॉर्मल रहने होने चाहिए, अब 12 महीने से पहले आपने 14 साल की बात कर दी। अब पॉइंट समझो, समझो समझो, आज की बात है, आज से अगर आप नॉर्मल वे में 12 महीने पहले रह रहे थे, तो मैं आज रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं ना कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूं, ठीक है जी, कर सकते हो। लेकिन 12 महीने जो लास्ट साल गया, उससे पिछले 14 साल की बात चल रही है। ड्यूरिंग द 14 years immediately preceding the said period of 12 months he has either resided in India, जाने कि 14 साल पहले जा तो वो इंडिया में रह रहा हो, जा वो यहां पे सब सर्विस में हो, गवर्नमेंट की सर्विस में हो, और द पार्टली द वन, जा तो ये, ठीक है, फॉर पीरियड्स अमाउंटिंग इन द एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 years। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनमें से अगर हम 14 साल की बात कर रहे हैं, पिछले 14 साल की बात कर रहे हैं, समझो ध्यान से, आज से 12 महीने पहले, तो जब मैं अगर 12 महीने यहां पे पहले रह लिया, तो मैं ऑब्वियसली बात है यहां पे एप्लीकेशन डालूंगा ना कि मैं भारत का नागरिक हूं, जब बनना चाहता हूं, वगैरह वगैरह, ठीक है, ये होता था। लेकिन अब बात क्या कह रहे हैं कि अगर आपने आज से 12 महीने पहले से पहले 14 साल जा तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, जा भारत में रह रहे थे, जा आते जाते रहते थे, इस तरीके से, तो भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं अगर आप नॉट लेस देन 11 years, यानी कि पिछले 14 सालों में आप कम से कम 11 साल यहां पे रहे थे, इंडिया में रहे थे, या इंडिया में सर्विस करी थी, या दोनों काम आपने किए थे, चाहे आप इंडिया में आके रह रहे थे या फिर आप यहां पे नौकरी कर रहे थे, कुछ भी। ध्यान समझो, अगर मैं कहूं पिछले 14 साल, पिछले 14 साल में कम से कम 11 साल, समझ आया, पिछले 14 सालों में से मिनिमम 11 years अगर आप यहां पे रह रहे हैं, तो 11 years बच्चे काउंट किए जाएंगे,
कि हाँ 11 ईयर्स रह रहे थे, तो इसमें आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से समझो। आज की बात चल रही है, आज से 12 महीने पहले की बात चल रही है, 12 महीने से पिछले 14 साल और उन 14 सालों के गैप में मिनिमम 11 साल आपने यहां पे व्यतीत किए होने चाहिए, या तो गवर्नमेंट सर्विस में या यहां पे भारत में रहते होने चाहिए, तो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। चलिए जी, और कैसे बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं? अगर गुड कैरेक्टर का है और लैंग्वेज जो है वो जानता है, हमारे 8वें शेड्यूल की कोई लैंग्वेज जानता है क्योंकि 22 भाषाएं हैं वहां पे, या फिर ऐसा इवेंट that in the event of certificate of naturalization on being granted to him he intend to reside in India, मतलब भाई उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है नेचुरलाइजेशन का, तब वो कहता है क्या कि मैं यहां पे रहना चाहता हूं, इंडिया में रहना चाहता हूं। However, the government of India may waive all or any of the above condition for naturalization in the case of a person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और humanitarian progress। देखो यहां पे अगर आप जो है अगर इन क्राइटेरिया में भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हो, आर्ट्स के लिए काम कर रहे हो, फिलोसफी, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए काम करते हो, तो आप भारत का जो नागरिक है बन सकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये अब कंडीशन भी हम हटा देंगे। एवरी नेचुरलाइज्ड पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि आपको सामने शपथ लेनी पड़ेगी संविधान के सामने कि हाँ हम नेचुरल वे में यहां पे प्रॉपर तरीके से रहेंगे। तो बच्चे हमने यहां पे पढ़ा, 4 फैक्टर पढ़ लिए हैं, बर्थ पढ़ लिया है, रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया है, और नेचुरलाइजेशन पढ़ लिया है, और पेरेंट्स पढ़ लिया है कि पेरेंट्स अगर हमारे यहां के हैं, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, मतलब बाहर के देश की जो टेरिटरी है हमने एक्वायर कर ली। तो ये तो सिंपल है कि अगर हमने बाहर के देश की टेरिटरी एक्वायर कर ली, भाई हमारे भारत के लोग बन जाएंगे वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन पौंडीचेरी बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955। तो भाई 1962 में भी हमारे लोग बन गए थे पौंडीचेरी के, ये बात चलती है यहां पे। नाउ द थिंग इज हाउ वी कैन लॉस द सिटीजनशिप, उसके भी तरीके हैं। रिनाउंसिएशन, मतलब कि आपने कहा कि मेरे को भारत की सिटीजनशिप नहीं लेनी, जब नहीं लेनी तो भाई आप भारत के नागरिक कैसे कहलाएंगे, ठीक है। और व्हेन ए पर्सन रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लूजेस द इंडियन सिटीजनशिप। अगर मैं कहता हूं कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी भारत का नागरिक नहीं होगी। However, when such a child attains the age of 18, अगर वो हमने पढ़ा था अगर वो 18 साल का हो गया है तो भाई वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, क्योंकि ये डिसेंट क्लॉज यानी कि माता पिता यहां के थे, तो मैं सिटीजनशिप मतलब मेरा बच्चा जो होगा वो सिटीजनशिप ले सकता है भारत की। तो ये बात करता है कौन, दैट इज रिनाउंसिएशन बात करता है, ये पढ़ा भी था हमने। टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर दिया गवर्नमेंट ने, कैसे कि अगर आपने वॉलंटरी जो है कॉन्शियसली बोल दिया कि हाँ मतलब मैं किसी के दबाव में नहीं हूं और मुझे दूसरे देश की सिटीजनशिप चाहिए, मुझे भारत के देश की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, कॉन्शियसली बोल दिया, तो इंडिया क्या कहेगा, चलो जाओ ठीक है भाई जाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रोविजन हाउएवर डजंट अप्लाई ड्यूरिंग ए वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज्ड, ये कंडीशन उनमें नहीं होती। कई बार क्या होता है जान बचाने के लिए भी बंदा ऐसा बोल देता है कि हाँ मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं तो इधर रहूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तब अप्लाई नहीं होती, पॉइंट समझ आया। अपनी जान बचाने के चक्कर में वॉर के टाइम पे ऐसी चीजें नहीं होती। डेप्रीवेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर वो किसी फ्रॉड में है, देश के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, चाहे वो फ्रॉड में आ रहा है सिटीजनशिप के, उसने ले ली है सिटीजनशिप फ्रॉड से, या अपने देश के संविधान के पीछे डिसलॉयल्टी शो कर रहा है, या फिर वो लोगों से बात कर रहा है जो वॉर में है, हमारे एनिमी, अगर वो 5 साल में यहां पे रहा, रजिस्ट्रेशन कर लिया नेचुरलाइजेशन से, और वो प्रिजन हुआ, जाने की जेल में गया 2 साल के लिए, तो उसको भी, क्योंकि हमने बोला था मिनिमम 7 साल आपको नेचुरल वे में रहना पड़ेगा, 5 साल तो नेचुरल वे में रहे, 2 साल की सजा होगी, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर रह रहा है लगातार 7 साल, तो भी उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है बच्चे यहां पे, क्लियर, कि इससे हमारी इंडियन सिटीजनशिप खो सकती है। हमने पढ़ा वॉलंटरी, रिनाउंसिएशन एंड डेप्रीवेशन के तरीके से, क्लियर। हमारे भारत देश में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हम बात करते हैं, हमारे भारत देश में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं,
ये बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते जैसे मैं पंजाब से हूं, मैं पंजाब का नागरिक हूं, नहीं ऐसा नहीं बोलता। हम बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे यूएस में दो ड्यूअल सिटीजनशिप है, उनके स्टेट की भी जहां पे वो है रहता है और अमेरिका की भी ऐसे होती है, लेकिन हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल पॉलिटी नहीं है। सेंटर एंड स्टेट की बात आती है तो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप जो है मतलब सेंटर ही देता है, लेकिन जैसे यूएस है, स्विट्जरलैंड है, यहां पे आपका डबल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया चलता है। हर पर्सन जो है हु इज नॉट ओनली सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो द पर्टिकुलर स्टेट जहां से वो बिलोंग करता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। ड्यूअल राइट्स हमने नहीं प्रोवाइड किए हुए। क्लियर हो गया बच्चे? ये कुछ टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। एनआरआईज किसे कहते हैं? एनआरआईज उसको कहते हैं अगर कोई ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, बाहर रह रहा था और इंडिया का पासपोर्ट है, तो एनआरआई कहलाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, यहां का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या कि हमारे इंसेस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, वो जो है इंडियन नेशनल थे और उनके पास दूसरे देश की सिटीजनशिप थी, नेशनैलिटी थी और उसके पास फॉरेन पासपोर्ट था, तो उनको हम क्या कहेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे फैमिली वाले जो भी हैं वो सारे बाहर के हैं, मैं भी बाहर का हूं, लेकिन मेरे पास, मैं बाहर रह रहा हूं, यूएस में रह रहा हूं, मेरी फैमिली बाहर रह रही है, मम्मी पापा एंड ऑल सारे बाहर रह रहे हैं, तो मेरे पास फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट है, लेकिन मेरे वो पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स एंड ऑल जितनी फैमिली है वो इंडिया की थी, लेकिन मेरा जन्म बाहर हुआ था, तो मेरे पास फॉरेन का पासपोर्ट भी है, तो मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि माता पिता, ताया चाचा एंड ऑल ये सारे कहां के हैं? इंडिया के हैं, तो इसको मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहता हूं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं कि मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, यानी कि आप बाहर किसी काम करने के लिए गए हैं, जहां रह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, तो आप रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955। बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप बाहर वापस आना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको एक कार्ड मिल जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। यहां पे बहुत सारे डिफरेंस आएंगे, यहां पे समझने पड़ेंगे। एनआरआईज का मतलब ये होता है कि इंडियन पासपोर्ट है, बाहर रह रहा है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, माता पिता यहाँ के थे, हम सारे लोग बाहर रह रहे हैं, मेरे पास फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट है, तो मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगा। मैं यहाँ का इंडियन सिटीजन हूँ, लेकिन मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ, और मैंने बाहर जाके काम किया, लेकिन मैं यहाँ से एक कार्ड ले गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो मेरे को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। तो 3 आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट आया था 2002 में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया था 2005 में। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, इसमें जो है थोड़ी बहुत चीजें, प्रोविजन को चेंज किया गया था, और इसमें बोला गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर बाय मर्जिंग द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड स्कीम, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्ड बना दिया गया था। अब बच्चे क्या है कि कौन पर्सन जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है? जिसके पास कार्ड होता है। समझो ध्यान से, अगर उसकी एज 18 साल की हो चुकी है, अगर कोई पर्सन दूसरे देश का सिटीजन है बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी था एट द टाइम और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझो, मैं इंडिया का सिटीजन था 26 जनवरी 1950 तक, मतलब लागू जब हुआ था, और मैं बाहर जाके रहने लग गया और मैं उधर नेशनलिटी भी मिल गई, सिटीजन मिल गया, तो मैं तब भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मेरे पास होगा। और अगर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है बट मैं एलिजिबल हूं कि मैं इंडिया का सिटीजन बन सकता हूं, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तब भी मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। अगर मेरे पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है और वो टेरिटरी जो है इंडिया की टेरिटरी बन चुकी है आफ्टर द 15 अगस्त 1947, तब भी मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। समझ में आया? मेरे पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है, ठीक है, और वो मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 में वो टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन गई, तो मैं अब किसका बंदा कहलाऊंगा? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा, अगर मैं किसी और देश से भी बिलोंग कर रहा था। Who is a child or a grandchild of great grandchild of a such a citizen, मतलब मेरे दादा, मेरे परदादा और उनके दादा भाई यहाँ के ही थे, इंडिया के सिटीजन थे, और तब भी मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। समझो ध्यान से, जन्मा यहाँ पे, काम यहाँ पे जन्मा, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, बाहर चले गए, तो मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। ठीक है, दूसरे देश की सिटीजनशिप है, लेकिन मैं बनना चाहता हूं देश का सिटीजन, भारत देश का, तब भी मुझे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। कोई देश से और बिलोंग करता था और वो देश इंडिया का हिस्सा बन चुका 15 अगस्त 1947 को, तब भी
मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। और अगर मेरे मतलब जो दादा हैं, परदादा हैं, वो इंडिया के हैं, तो भी मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। ए पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मेंशन इन द क्लॉज 1, अगर वो छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा है, 18 साल नहीं हुई, हुज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, तब भी मैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाऊंगा। अगर फॉरेन कंट्री में ओरिजिन था और फॉरेन कंट्री में ओरिजिन था, शादी हो गई, ठीक है, और वो पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्ड मिल जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि आप यहां पे शादी करके आ रहे हैं तो मिनिमम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेचुरल वे में रहना पड़ेगा और 7 साल तक रहना पड़ेगा और आपको 12 महीने मतलब 12 महीने रहना पड़ेगा, सॉरी जो है आप 7 साल को आप रहना पड़ेगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये बात करी थी। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। भाई आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तभी मिलेगा कार्ड, आप यहां पे आके रह लो, नेचुरल वे में रह सकते हो, लेकिन आपको सिटीजनशिप मिलेगी 7 साल में, ठीक है, 7 साल में। लेकिन आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिल जाएगा तब अगर आप मिनिमम 2 साल के लिए यहां पे रह रहे हैं तो आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मिल जाएगा। नो पर्सन हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड parents if he had been a citizen of Pakistan and Bangladesh shall be eligible for registration as overseas citizen of India or card holder। ये क्या कह रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हिस्सा थे और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड उनके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ की होंगे ना, सारे इधर की होंगे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड और यहाँ के होंगे, तो इनको एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ये हमने बोल रखा है कि दे नो पर्सन हु इज आइदर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन हैं तो वो एलिजिबल नहीं है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर के लिए। तो बच्चे ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर अगर है तो इसको फायदा तो कुछ होता होगा ना, क्या फायदा है, देखो अगर इनको कोई भी राइट्स मिल सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे, और इनको कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे। वो क्या राइट्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक इंप्लॉयमेंट में नहीं जा सकते, ना तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, जज नहीं बन सकते सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। पॉइंट समझ में आया। सो दिस इज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर का स्टेटस। तो राइट्स उनको वही मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। तो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशरी में नहीं जा सकते। क्लियर हो गया, ना ही इनको अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर, उनको वोटर वाला भी कार्ड नहीं मिलेगा। ना ही वो मेंबर ऑफ लोकसभा, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं, सेम आपका वो किसी का मेंबर नहीं बन सकते, ना ही वो पब्लिक सर्विसेज में जा सकते हैं सेंटर और स्टेट में। जब इंप्लॉयमेंट की बात ही नहीं चल रही, वोट नहीं दे सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते, बट हां आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। लेकिन कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं भारत के नागरिकों के लिए, जैसे कि हमने बात करी थी आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है हमारे भारत देश के लोगों को मिलेगा। राइट टू वोट वो कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है और पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 16 और 326 जो है दे आर नॉट एसोसिएटेड टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ना तो पब्लिक इंप्लॉयमेंट में जा सकता है, ना वोट कर सकता है, ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना वो जज बन सकता है। जो एनआरआई होते हैं, जो एनआरआई का स्टेटस हमने पढ़ा था, इनके पास राइट टू वोट तो है, बट वो जो है वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं दे सकते। उनको यहां पे जहां पे आपको वोट करना है, आपको फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा जब आपने वोटिंग करनी है। एनआरआईज वोट कर सकते हैं लेकिन आपको वहां पे फिजिकल प्रेजेंट होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है रिजर्व करी जाती हैं भारत के नागरिकों के लिए, एक्सक्लूडिंग द फॉरेनर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई। जो इंडियन पोस्ट हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगी, ना फॉरेनर्स को मिलेंगी, ना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन को नहीं मिलेंगी। ड्यूटीज यूनिक टू द सिटीजन नॉट एप्लीकेबल टू द एलियंस, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी, राइट्स तो हमने पढ़ लिए, कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी, जैसे कि टैक्स पेमेंट, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स एंड डिफेंडिंग द कंट्री। भाई आप अगर कोई भारत, देखो हम नहीं सहेंगे कि कोई भारत का मतलब फॉरेनर बंदा हमारे भारत देश के जो वो होता है, यानी कि हमारे नेशनल चीज़ों के लिए कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन हम उसको जेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि हाँ हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एंथम सॉन्ग इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और टैक्स पे करना, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द नॉर्मल पर्सन। बट हम फॉरेन पर्सन को ये बात नहीं कह सकते।
इंडिया में बर्थ से और नेचुरलाइजेशन के, नेचुरलाइजेशन मतलब अगर आप 7 साल यहां पे रह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। इन कंट्रास्ट यूएस में एलिजिबिलिटी जो प्रेसिडेंसी की है या सिटीजन की, वो सिर्फ बाय बर्थ ही होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि यहां पे आप बाय बर्थ जन्म लेंगे तो ही आप जो है यहां पे यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एनी एलियंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एज आर्टिकल 22, ये भी हमने पढ़ा था कि हम यहां पे अगर कोई एनिमी एलियंस है, फॉरेन एलियंस है, उसको जेल में डाल सकते हैं अगर हमें उसके ऊपर शक हो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू आ रहा है। तो दीज आर द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। नाउ ये बहुत बड़ा इशू चला था बच्चे, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सुना था आपने। एनपीआर जो है एक रिकॉर्ड है जो हमारे रेजिडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग या सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन एंड इश्यू ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग जो है ये एक रिकॉर्ड डाला गया है। ये मैंडेटरी है हर रेजिडेंट को इंडिया के कि वो रजिस्टर करे एनपीआर में और वो अपना डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेटा आपको प्रोवाइड करें, मतलब आप उनको प्रोवाइड करें सो दैट हम बता सके कि ये भारत का नागरिक है या नहीं है। तो ये आपको बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डेटा तो आपको देना पड़ेगा और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आ रहा है और रेगुलेशन एक्ट रूल 2003 के अकॉर्डिंग आ रहा है कि आपको एनपीआर में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर बात करी जाए एनपीआर तो हमने पढ़ लिया कि हमें करना पड़ेगा, लेकिन एक एनआरसी का इशू हुआ था, पता है तुम्हें लोगों को? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें क्या है, इसमें सबके नाम होंगे इंडियन सिटीजन के जो भारत देश में रह रहे होंगे और ओरिजिनली इसको 1951 के सेंसस के बाद प्रिपेयर किया गया था, लेकिन अब हम इसको अपडेट कर रहे हैं इन असम टू इंक्लूड रेजिडेंट और बीइंग डिसेंडेंट लिस्टेड इन द एनआरसी 1951 और इन एनी इलेक्टोरल रोल्स अप टू द मिडनाइट 24 मार्च 1971 और इन इधर एडमिसिबल डॉक्यूमेंट प्रूविंग देयर प्रेजेंस इन असम और एनी पार्ट ऑफ इंडिया और बिफोर द 24 मार्च 1971। देखो एनआरसी में हमारा पूरा डेटा है, हमारा नाम एंड ऑल। क्या था कि 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो 1971 में इन्होंने बात करी थी कि 24 मार्च 1971 तक जो पाकिस्तान, जो चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान से असम में आ चुका है या कोई भी पर्सन है, तो उसका नाम हमारे पास होना चाहिए और उसका लिस्ट में होना चाहिए। एनआरसी 1951 के अंदर नाम होना चाहिए, चाहे वो असम में रह रहा है, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहा है, तो उसका नाम हमारे पास होना चाहिए। यहां पे एनआरसी जो अपडेट है असम में एक रिस्पांस है लार्ज स्केल इलीगल माइग्रेशन का, क्योंकि इलीगल माइग्रेशंस वगैरह होती रहती है हमारे भारत देश में और ईस्ट पाकिस्तान और प्रेजेंट डे बांग्लादेश से, जिससे आसाम मूवमेंट 1979 से 1985 तक की देखने को आपको मिली, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे कि अगर जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं कि भाई उनको बाहर भेजो और एनआरसी को अपडेट करो, क्योंकि असम में बाहर से लोग आ गए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से आ गए, तो असम के लोग कहते हैं 1979 टू 85 में एक इशू चल पड़ा कि ये लोग हमारे भारत के लोग नहीं है, इनको बाहर बजाओ, बाहर भेजो। ठीक है, तो ये इशू जो है इलीगल माइग्रेंट्स का यहां पे देखने को आपको मिला था और अपडेट करने की बात करी गई थी एनआरसी को। ठीक है, और ये असम मूवमेंट जो है एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेशन कल्मिनेटेड इन द हिस्टोरिक असम रिकॉर्ड ऑफ 85 एंड साइन बाय द मूवमेंट लीडर्स एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो ये असम अकॉर्ड जो है साइन किया गया था, जो असम की गवर्नमेंट है और राजीव गांधी जाने की उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे कि हां ये चीजें हम करेंगे, इलीगल माइग्रेशन को रोकेंगे। नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एनआरसी जो अपडेशन है ये लागू किया गया 2013 में अंडर द विजिलेंट ओवरसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 2013 में इसको लागू किया गया और मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 2017 द पार्ट ड्राफ्ट एनआरसी वाज रिलीज्ड फॉलोड बाय द कंप्लीट ड्राफ्ट ऑन 30th of July 2018। तो एनआरसी का जो डेटा था वो इन्होंने बोला कि हाँ यार 2013 में लागू हो चुका है और इन्होंने रिलीज कब किया, 2017 में रिलीज किया और इन्होंने बोला कि कंप्लीट डेटा हमारे पास 30 जुलाई 2018 तक आ चुका है। इसके बाद मतलब यहां तक जो बंदे इस रजिस्ट्रेशन में नाम थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, असम के नागरिक कहलाएंगे, असम के रेजिडेंट कहलाएंगे और बाकी लोगों को बाहर भेजा जाएगा। तो यही इशू चल रहा था एनआरसी का। पॉइंट समझ में आया? तो यही चल रहा था एनआरसी का। तो बच्चे ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप मुझे आंसर बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में कि ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तो हमारे भारत के लोगों के पास किस तरह की सिटीजनशिप थी? बच्चे सिंगल सिटीजनशिप थी। ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। सो बच्चे ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से पढ़िए,
तैयारी कीजिए अपनी, आगे बढ़िए ज़िंदगी में, और इसी तरीके से हम आगे हमारे पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, हमारे डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल पे, यही हैंड रिटन नोट्स। कुछ भी डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऊपर आप पूछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रेपरेशन करते हैं आपके स्टेट PCS एग्जाम की। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, आप जो है स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाके जो है कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाके अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, ऐप और वेबसाइट खोली, जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेट PCS लाइव में एक्सप्लोर कोर्सेज में जाना है आपको। यहाँ पे कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं, ये डिफरेंट स्टेट्स के बैचेज हैं आपको, ये देखो ये आपके नीचे आ जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेट वाइज दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज एंड ऑल सब कुछ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश एंड ऑल, ये सारे बैचेस आपको नजर आ जाएंगे, जितने भी इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आपको बच्चे करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेट्स सपोज आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आपने उड़ीसा का बैच खोला, ठीक है, यहां पे कुछ प्राइस पॉइंट दिखाएगा, आप स्टेट का खोलो, आप UPSC का खोलो, कोई भी बैच खोलो, आप पूरे उसमें, दैट मीन्स पूरे स्टडी IQ की ऐप में आपको उस पर बाय नाउ का बटन दबाना है, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ प्राइस दिखाएगा, ऑफर अवेलेबल दिखाएगा, एंटर कूपन कोड में आपको यहां पे एक कोड डालना पड़ेगा, दैट इज VIP लाइव। जैसे आप VIP लाइव अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट में, कुछ नहीं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद तो आप इंडिया का किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये VIP लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, बाकी जो अपडेट्स होंगे या कुछ भी होता है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ पे मिलता है, और इसकी जो हैंड रिटन जो मैंने समझाया है पूरी की पूरी PDF आपको यहीं पे मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से पर्सनली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चे, सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही हम कल टॉपिक पढ़ेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स का। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।